महाकुंभ से जुड़ी हर एक खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, हर एक तस्वीर आप तक पहुंचाने की हमारी कोशिश है। तो महाकुंभ पर महा कवरेज के दौरान ही एक और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, जहां पर कई कहानियां हमें महाकुंभ के दौरान सुनने और देखने को मिली है। लेकिन ये कहानी उन लोगों के बिना अधूरी है जिन्हें ऐसे भव्य और दिव्य आयोजनों का खेवनहार माना जाता है। हम बात कर रहे हैं उन नाविकों की जिनके कंधों पर इस आध्यात्मिक अनुष्ठान की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। जीते बंद को वो मारो जिंद को, अपने अंदर ब्रह्मचार्य है। नागा साधु बनना तो बहुत कठिन होता है, नागा सन्यासी भी नहीं बनता। भय का भूत है, भय नहीं तो भूत नहीं। मतलब पुरखे जितने थे वो सब यही नाव चलाते, कितनी पीढ़ियां बीत गई अभी नहीं मालूम है, लेकिन जब तो जानते हैं यहाँ नाव का काम हमारे साथ चलता है। जब राम भगवान को उतारे हैं तो हम लोग को भी उतारे हैं। पूरा कराता कुंभ हो, अर्ध कुंभ या फिर महाकुंभ, जितने भी धार्मिक काम काज होते हैं और जो लोग यहाँ पर आते हैं, प्रयागराज त्रिवेणी संगम, इन सबको पार लगाने का काम करते हैं नौका चालक। और आप सोचिए कि हजारों लाखों नहीं करोड़ों की संख्या में लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं और हर रोज ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। 10 करोड़ से ज्यादा लोग अभी तक यहाँ पर डुबकी लगा चुके हैं, ये सरकारी आंकड़ा है। ये खेवनहार वही नाविक हैं जिनके ऊपर इस वक्त लाखों श्रद्धालुओं की जिम्मेदारी है। ये हमको नहलाने से पुण्य तो मिलेगा ही। उनको भी माझी ने, निसारा ने हमको नहलाया है। त्रिवेणी नहलाया है हमको। ये बात है कि वो जाएंगे घर पे बोलेंगे हाँ हम नाव से त्रिवेणी नहाए थे। इन नाविकों के लिए ये सिर्फ इनकी जीविका का हिस्सा नहीं है, ये इनकी जिंदगी से जुड़ी उस कहानी का भी हिस्सा है जिसे हम और आप रामचरितमानस के जरिए समझते आए हैं। 2-3 पीढ़ियां चला रहे हैं गाड़ी। मतलब पिताजी, दादा और उनसे पहले जितने पूर्वज थे सब चला रहे थे नाव। अच्छा, ये कहा जाता है कि निषाद राज जो भगवान राम के परम मित्र भी हुए बाद में, और उनको गंगा पार लगाया था पूरे परिवार के साथ में, तो उससे आप लोग जोड़ते हैं क्योंकि आप भी वही काम कर रहे हैं। हाँ, इसलिए भाई केवट हम लोग हैं, निषाद राज हैं। राम भगवान चाहते तो अपने इतनी उनके पास शक्तियाँ थी कि वो पार हो जाते हैं, पर वो अपना एक मतलब इंसानियत के रूप में वो केवट के एक सहारा लिए थे। पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना ने भी प्रयागराज महाकुंभ में स्नान किया। स्नान के बाद सुरेश रैना ने कहा कि इतने बड़े धार्मिक समारोह में आकर उन्हें बहुत खुशी हो रही है और महाकुंभ में स्नान कर उनका अनुभव बहुत ही सुखद हुआ है। सुरेश रैना की यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। प्रयागराज महाकुंभ पहुंचे सुरेश रैना, उन्होंने भी आस्था की डुबकी लगाई और अनुभव को शेयर करते हुए उन्होंने कहा है कि इतने बड़े धार्मिक समारोह में आना ही खुशी की बात है और सुखद अनुभव उन्हें हो रहा है प्रयागराज महाकुंभ आने के बाद। तो देश और विदेश के कई बड़े लोग पहुंच चुके हैं प्रयागराज महाकुंभ और सभी इस सनातन के सबसे बड़े आयोजन में दिव्य अनुभूति हासिल करना चाह रहे हैं। इधर रेल राज्य मंत्री बी सोमन्ना अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पहुंचे। रेल राज्य मंत्री ने रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया और अधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दिए हैं। रेल राज्य मंत्री ने कहा कि भगवान अगर है तो वो अयोध्या में है, वाराणसी में है, प्रयागराज में है। उन्होंने कहा कि 500 साल बाद प्रभु श्री राम आज मंदिर में विराजमान हुए हैं तो वो मोदी जी और योगी जी की वजह से ही। उन्होंने ये भी कहा कि अगर मोदी और योगी का काम देखना है तो सभी को उत्तर प्रदेश आना चाहिए। 145 ईयर्स का देर आर 30 घाट्स। एक एक घाट में 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख अभी डेली उधर मिनिमम 50, 60, 70, 80 लाख स्नान कर रही। भगवान कैसा करके मुझे भी मालूम नहीं। वो सभी उधर गए तो इतना में ठंडी में कितने एजड पर्सन जाकर उधर स्नान करता है वो सब देखिए तो कर्नाटक देश में, भारत देश में क्या पुराने का ऋषिमान्य सा नागा साधु का ये सब एक था, अभी वो चालू है। भगवान हो जाए, भगवान का एक आशीर्वाद से योगी जी एक बहुत बड़ा संतों को
ये सभी काम करने का हमको मार्गदर्शन दे रही। हरदोई में मंदिर परिसर में खुदाई के दौरान गुल्लक मिला है। मंदिर में खुदाई के दौरान चांदी के 191 सिक्के मिले हैं। बघौली गांव में स्थित श्री राम जानकी मंदिर के सत्संग भवन निर्माण के लिए खुदाई हो रही थी और इसी दौरान एक मजदूर को चांदी से भरा ये गुल्लक मिला। उसने इसे बाबा को सौंपा। चांदी के सिक्कों के मिलने के बाद तरह तरह की चर्चाएं हो रही है। पुलिस को भी सूचना दी गई, जिसके बाद महंत ने पुलिस को सभी सिक्के और गुल्लक सौंप दिए। जम्मू कश्मीर में वंदे भारत ट्रेन रियासी में दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल चिनाब ब्रिज से गुजरी। यहां पर वंदे भारत ट्रेन का ट्रायल पूरा हुआ था। ये ट्रायल रन की बात की जाए तो कटरा बडगाम रेलवे ट्रैक पर किया गया। इस ट्रेन में कुल 18 डब्बे हैं। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में रेलवे की बेहतर कनेक्टिविटी को बनाने के लिए बहुत सारी रेलवे लाइंस बिछाई जा रही हैं। वंदे भारत ट्रेन को कश्मीर स्पेशल बनाया गया है। रेलवे की ओर से वंदे भारत ट्रेन को बनाने से पहले कश्मीर घाटी के मौसम को ध्यान में रखा गया। ये वंदे भारत ट्रेन यात्रियों के लिए काफी किफायती और उनके सफर को आसान बनाएगी। वंदे भारत ट्रेन के जरिए अब कटरा से बनिहाल की दूरी 90 मिनट में तय की जा सकेगी। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 पर हम आपको दिखा रहे हैं। वंदे भारत के सफर पर एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देखिए और बहुत ही अद्भुत यह अनुभव होगा जब दुनिया के सबसे ऊंचे ब्रिज से होकर गुजर रही है ट्रेन। कश्मीर स्पेशल बनाया गया है वंदे भारत को। 90 मिनट में ये पूरी दूरी तय हो सकेगी और कुल 18 डब्बे इस ट्रेन में हैं। और अब बात कर लेते हैं गणतंत्र दिवस और इसे लेकर किए गए सुरक्षा के इंतजामों की। गणतंत्र दिवस को देखते हुए सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली और नोएडा के 9 बॉर्डर पर हाई अलर्ट है। छतों से भी निगरानी की जा रही है, ड्रोन से भी नजर रखी जा रही है। आज रात 10 बजे से दिल्ली में भारी गाड़ियों के प्रवेश पर रोक लगा दी जाएगी। नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने डायवर्जन प्लान भी लागू किया है। 26 जनवरी को देखते हुए नोएडा और दिल्ली के बॉर्डर हाई अलर्ट पर हैं। आपको बता दें इस वक्त हम महत्वपूर्ण बॉर्डर चिल्ला बॉर्डर पर मौजूद है और आप देखेंगे यहाँ पर पीएसी बल और साथ ही पुलिस कर्मी तैनात कर दिए गए हैं और दूसरी तरफ दिल्ली में एसएसबी यानी सीमा सुरक्षा बल और पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती की गई है। साथ ही जो दिल्ली से सटे नोएडा के 9 बॉर्डर्स हैं वहां पर महत्वपूर्ण बात यह है कि रूफ टॉप सिक्योरिटी कई बार प्रबंधन किया गया है। साथ ही आपको बता दें कि ड्रोन से नजर रखी जाएगी और बैरिकेडिंग के सहारे इस तरीके से पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए हैं। शहर में जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं वहां पर खासतौर पे पुलिस की नजर है, सोशल मीडिया पर भी नजर है और इसके अलावा आपको बता दें कि आज डायवर्जन किया गया है यानी भारी वाहन दिल्ली में प्रवेश नहीं करेंगे। उधर वाराणसी में देश का पहला हिंदी साहित्य संग्रहालय बनने जा रहा है, जहां पर हिंदी साहित्य प्रेमियों को उनके इंटरेस्ट के मुताबिक हर किताब उपलब्ध होगी। सबसे खास बात यह है कि इस योजना के लिए सरकार ने 31 करोड़ रुपए का बजट पास किया, जिसमें संस्थान के लिए 10 करोड़ रुपए पास भी हो चुके हैं। ये लाइब्रेरी हिंदी भाषा को समर्पित देश का पहला म्यूजियम होने वाला है, जिसमें हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार, उनकी पुस्तक, तस्वीरें, पांडुलिपियां और दस्तावेजों को सुरक्षित रखा जाएगा। वाराणसी के साहित्यकारों के साहित्य भी संरक्षित किए जाएंगे और इसी के साथ इस म्यूजियम में एक थिएटर और ऑडिटोरियम भी बनाया जाएगा, जिसमें साहित्यकारों से उनके जीवन से जुड़ी रचनाओं को समझाया जाएगा और अलग अलग कार्यक्रम आयोजित होंगे। 2 फ्लोर का एक संग्रहालय बनाया जाएगा, जिसमें जो यहाँ के प्रसिद्ध साहित्यकार हैं उनके बारे में पूरा उनका जीवन परिचय, उनकी कृतियाँ, उनकी रचनाएं और क्या क्या कार्य उन्होंने किया है, ये अलग अलग सभी रचनाकारों का हम लोग वहाँ पर स्थापित करके दिखा सकेंगे, जिससे कि ना केवल साहित्य में रुचि रखने वाले लेखक, रचनाकार, विद्यार्थी, छात्र, शोधकर्ता, बल्कि जनमानस भी जान सके कि ये जो हमारी काशी नगरी है ये साहित्य के मामले में कितनी जो है साधन संपन्न रही है।